आरबी कंपनी का मालिक अनुराग बासु मीटिंग रूम में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। कंपनी में काम करने वाले सभी लोग मीटिंग रूम में मौजूद होते हैं। अनुराग बासु नैना से कहते हैं, जो सुरभि की दोस्त है। अनुराग बासु: कंपनी में सभी लोग काम करने वाले यहाँ पर हैं, लेकिन जिसे प्रोजेक्ट दिया था क्लाइंट को दिखाने के लिए वह कहाँ है? तभी मीटिंग रूम में लाल रंग की ड्रेस पहने, लंबे लंबे बालों वाली और कानों में लंबे लंबे झुमके पहने, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट पहने सुरभि एंट्री करती है। सुरभि: सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गई, पर मेरा प्रोजेक्ट तैयार है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सुरभि अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट को दिखाती है तो क्लाइंट सुरभि के प्रोजेक्ट से खुश हो जाते हैं। क्लाइंट: आज तक हमने जिस भी कंपनी के साथ काम किया, हर कंपनी ने अपना फ़ायदा देखा, लेकिन सुरभि जी के प्रोजेक्ट से न सिर्फ कंपनी को फ़ायदा होगा, बल्कि आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। इसलिए हमें ये डील मंजूर है और हम कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। ऐसा कहकर क्लाइंट मीटिंग रूम से निकल जाते हैं। ऑफिस में काम करने वाले भी सारे बाहर निकल कर आ जाते हैं। सुरभि भी बाहर निकल कर आ रही होती है कि अनुराग बासु सुरभि से कहता है, अनुराग बासु, कहाँ थी तुम? ऑफिस आने में इतना लेट क्यों हुआ? सुरभि: कुछ पर्सनल काम था। अनुराग बासु: क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या पर्सनल काम था तुम्हारा? सुरभि: जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो मैं आपको बताने में इंटरेस्ट हूँ और ना ही आपके पूछने का कोई हक है। अनुराग बासु: तुम हर बात का मुझे उल्टा जवाब क्यों देती हो? कल मैंने देखा था कि कैसे तुम विपिन से हंस हंस कर बात कर रही थी। सुरभि: हाँ, कर रही थी मैं उससे बात, तो क्या? सर, आप मेरे बॉस हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप बॉस ही बनकर रहो। ऐसा कहकर सुरभि मीटिंग रूम से निकल जाती है। अनुराग बासु मीटिंग रूम में अकेले खुद से कहता है कि कब तक सुरभि, कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? आज शाम तक तुम्हें मुझसे जितना दूर रहना है रह लो, क्योंकि शाम को तुम्हारे घर पर कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है जिसके बाद तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। उसके बाद तुम्हारे शरीर पर भी मेरा अधिकार होगा और तुम्हारे फैसले पर भी, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे नाम से जानी जाओगी। बस आज शाम तक का इंतज़ार। नैना: सुरभि, क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? कहीं बॉस फिर से तुझ पर लाइन मार रहे थे क्या? सुरभि: तुझे हंसी आ रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। नैना: तेरे गुस्से को शांत करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम सब फ्रेंड शाम को बाहर चलें? सुरभि: नहीं यार, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। नैना: अरे यार, चल ना प्लीज़ मेरे लिए। सुरभि: अच्छा ठीक है, चलती हूँ, अब तो खुश। इतने में सुरभि के हाथ की घड़ी बंद हो जाती है। इस घड़ी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही? नैना: सुरभि, ये घड़ी कितनी पुरानी हो गई है, अब तो इसका डिज़ाइन भी पुराने ज़माने का हो गया है। कब तक इस पुरानी घड़ी को पहनती रहोगी? इस घड़ी को तो मुझे दे दे, मैं इसे फेंक देती हूँ और फिर नई घड़ी ले लेना। इतना सुनते ही सुरभि गुस्सा हो जाती है और गुस्से से कहती है नैना से, सुरभि, खबरदार, अगर इस घड़ी को फिर से फेंकने के लिए कहा तो मैं तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। नैना: सॉरी यार, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि ये तो बहुत पुरानी हो गई है। वैसे ये घड़ी तेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सुरभि: शाम को बाहर जाना है ना, तो जल्दी काम ख़त्म कर लो, वरना फिर मेरे से मत कहना। माथुर कंपनी के सामने एक लंबी सी गाड़ी रुकती है, जिसके आगे भी 2 गाड़ी होती हैं और पीछे भी 2 गाड़ी होती हैं, लेकिन सबकी निगाहें बीच वाली गाड़ी पर ही टिकी होती है। तभी आगे वाली गाड़ियों में से और पीछे वाली गाड़ियों में से एक बॉडीगार्ड उतरते हैं। एक बॉडीगार्ड आकर बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें से नील माथुर उतरता है। माथुर कंपनी में काम करने वालों की सबकी नज़र सिर्फ नील माथुर पर ही होती है, खासकर कि लड़कियों की। ऑफिस में काम करने वाली माया कहती है कि माया, क्या लग रहा है यार, क्या बॉडी है, कितना हैंडसम है, इसकी तो लाखों लड़कियां दीवानी होंगी। अंजलि: माया, क्या कह रही हो? अगर बॉस ने सुन लिया ना तो? माया: तो क्या, मैं तो उनकी तारीफ़ ही कर रही हूँ ना। अंजलि:
लेकिन सर को तारीफ़ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो तू ये कह रही है कि लाखों लड़कियां उनकी दीवानी होंगी, तो ज़रूर होंगी, लेकिन सर किसी भी लड़की के दीवाने नहीं हैं और उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उनके करीब जाए। माया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो किसी लड़की पर फिदा ना होता हो। अंजलि, औरों की तो नहीं पता, लेकिन हमारे नील सर ऐसे नहीं हैं। माया, जी ऐसा नहीं है, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। अभी मैं सर के केबिन में जाऊँगी और देखना, अपनी अदाओं से उन्हें दीवाना बना लूँगी अपना। इसके बाद माया नील माथुर के केबिन में चली जाती है। माया, सर मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? नील माथुर, आ जाओ। माया, सर यह कुछ फाइल दिखानी थी, एक बार आप देख लो तो मैं इन पर काम करना शुरू कर दूँ। फाइल दिखाने के बहाने माया नील माथुर के करीब जाने की कोशिश करने लगती है। नील माथुर को उसके इरादों पर शक हो जाता है और वह माया से कहता है कि नील माथुर, तो आप ये नौकरी कब छोड़ रही हैं मिस माया? माया, सर नौकरी छोड़ रही हूँ? मैं कुछ समझी नहीं, और भला मैं ये नौकरी क्यों छोड़ने लगी? नील माथुर, क्योंकि आप यहाँ नौकरी करने से ज़्यादा मुझ में इंटरेस्टेड हैं, और मुझे वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो काम से ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट लेती हो। तो आप आज से ये नौकरी छोड़कर जा सकती हो, एंड डोंट वरी, आपको इस महीने की पूरी सैलरी मिल जाएगी। माया, सर प्लीज़ ऐसा मत करो। सॉरी। नील माथुर, मिस माया, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सॉरी कहने से कोई फ़ायदा नहीं। और माया, आप अभी 1 मिनट से पहले मेरे केबिन से निकल जाएं तो अच्छा है, वरना अभी तो सिर्फ आपकी नौकरी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका घर भी चला जाए। माया ऑफिस छोड़कर चली जाती है। तभी नील माथुर के केबिन में मोहन आता है, जो नील माथुर का दोस्त है। मोहन, क्या हुआ यार, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा क्या कर दिया माया ने कि तुमने उसे ऑफिस से ही निकाल दिया? नील माथुर, ज़बरदस्ती मेरे करीब आना चाह रही थी, बस उसी की सज़ा मिली है उसे। मोहन, यार कैसे इंसान हो तुम? इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे करीब आना चाह रही थी और तुमने उसके साथ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता। नील माथुर, पर तुम मेरी जगह नहीं हो मोहन, और ये सब छोड़ो, हमें मीटिंग में भी तो जाना है। नील माथुर अपने हाथ की घड़ी देखकर कहता है कि यह घड़ी फिर से बंद हो गई। मोहन, यार तुम नील माथुर हो, माथुर कंपनी का अकेला मालिक, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? दौलत है, शोहरत है, उसके बाद भी तुम इतनी पुरानी घड़ी को क्यों पहनते हो? आखिर ऐसा क्या खास है इस घड़ी में जो तुम इसे बदलना ही नहीं चाहते हो? किसी खास ने दी थी क्या तुम्हें? नील माथुर, तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो और बेकार की बातों में मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मोहन, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और आज मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना है। अब तुम्हें तो भगवान में विश्वास है नहीं, इसलिए तुम्हें मंदिर चलने के लिए कहना तो बेकार है। नील माथुर, पहले मीटिंग ज़रूरी है, तुम्हारी मंदिर तो बाद में भी जा सकते हो मोहन, और ऐसा क्या आज खास है कि तुम्हें आज ही मंदिर जाना है? मोहन, क्योंकि आज है शिव पार्वती का दिन, और यहाँ पास में एक शिव पार्वती का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी आज उस मंदिर में जाकर वहाँ पर लगे मन्नत वाले पेड़ में मन्नत का धागा 7 बार उस पेड़ पर बांधे तो उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। नील माथुर, ठीक है, तो मैं तुम्हें मंदिर छोड़ दूँगा। मोहन, क्यों, तुम्हें भी कोई मन्नत मांगनी है क्या? नील माथुर, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मैं उधर से ही जा रहा हूँ, तो तुम्हें मंदिर छोड़ दूँगा। अगर तुम्हारी मन्नत जल्दी पूरी हो जाए तो वहीं से मेरे साथ मीटिंग में भी चलना, मेरी मीटिंग का भी नुकसान नहीं होगा। मोहन, अगर ऐसा है तो फिर चलो तुम भी मंदिर। नील माथुर और मोहन दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। उधर सुरभि अपनी दोस्त नैना से कहती है कि सुरभि सुनो, हम घर जाते हुए मंदिर होकर जाएंगे। नैना, सुरभि यार एक बात बता, तू आज ही के दिन मंदिर क्यों जाती है? आज के दिन तू मंदिर जाती है और वहाँ मन्नत वाले पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मन्नत मांगती है। ऐसी कौन सी तेरी मन्नत है जो पूरी नहीं हुई?
सुरभि, मन्नत है और मन्नत किसी को बताई नहीं जाती। अब तू चल जल्दी से मंदिर। नैना, अच्छा ठीक है बाबा, चलो। नील माथुर और मोहन दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर मोहन नील माथुर से कहता है कि मोहन यार, तुम मंदिर में चलो, मैं बस अभी आता हूँ पूजा के फूल लेकर। मोहन पूजा के फूल लेने चला जाता है और नील माथुर मंदिर के अंदर आ जाता है। मंदिर में पंडित जी नील माथुर को देखते हैं और उन्हें लगता है कि नील माथुर भी मन्नत मांगने के लिए आया है। इसलिए पंडित जी नील माथुर से कहते हैं कि पंडित जी, अरे बेटा, तुम भी मन्नत मांगने के लिए आए हो? यह लो मन्नत वाला धागा और उस पेड़ पर बांध दो। नील माथुर, सॉरी पंडित जी, पर मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। अगर पेड़ पर धागा बांधने से मन्नत पूरी हो जाए तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जिसकी मन्नत पूरी ना हो। पंडित जी, तुमने सही कहा बेटा, लेकिन मन्नत सिर्फ उसी की पूरी होती है जो सच्चे दिल से उस ईश्वर से मांगता है। एक बार तुम भी भगवान पर भरोसा करके मन्नत का धागा बांध कर देखो, क्या पता भगवान तुम्हारी मन्नत पूरी कर दे और तुम्हें वह मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। नील माथुर पंडित जी के हाथ से मन्नत वाला धागा लेकर पेड़ से बांधने के लिए चला जाता है। तभी मंदिर में सुरभि भी आ जाती है और सुरभि को देखकर पंडित जी कहते हैं, पंडित जी, अरे बिटिया, तुम फिर से आ गई मन्नत मांगने के लिए। यह रहा तुम्हारा मन्नत वाला धागा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम आज मन्नत मांगने ज़रूर आ जाओगी। सुरभि, मुझे तो आना ही था पंडित जी, आखिर मेरी मन्नत अभी तक पूरी जो नहीं हुई है। पंडित जी, कोई बात नहीं बिटिया, देखना एक दिन भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे और तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। सुरभि, धन्यवाद पंडित जी, लेकिन मेरी मन्नत तो तब पूरी होगी ना जब मैं मन्नत का धागा उस पेड़ से बांध दूँगी, इसलिए मैं पेड़ से धागा बांध कर आती हूँ। नैना, तुम भी धागा बांधने चलो ना। नैना, यार तुम जाओ, मैं तो यहीं से खड़ी होकर तुम्हें देखूँगी। सुरभि, अच्छा ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आई। सुरभि पेड़ से धागा बांधने के लिए चली जाती है, जहाँ पर नील माथुर भी होता है। पेड़ से धागा बांधने के लिए 7 चक्कर लगाने होते हैं। आगे नील माथुर होता है और पीछे सुरभि, दोनों एक साथ उस पेड़ के 7 चक्कर लगा रहे होते हैं। उस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि कोई भी कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के एक साथ उस पेड़ के 7 चक्कर लगा लें तो उनका विवाह हो जाता है। और आज के दिन तो और भी ज़्यादा शुभ घड़ी होती है विवाह के लिए। नील माथुर और सुरभि चक्कर तो मन्नत का धागा बांधने के लिए लगा रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसे एक साथ चक्कर लगाने से उनका विवाह हो रहा है। 7वां चक्कर भी पूरा हो जाता है, लेकिन तभी सुरभि का पैर फिसल जाता है, पर नील माथुर सुरभि का हाथ थाम लेता है और उनका मन्नत वाला धागा भी उलझ जाता है। इतने में पंडित जी वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों से कहने लगते हैं, पंडित जी, लगता है भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तभी तो 7 फेरों के साथ आप दोनों मन्नत के धागों में उलझ गए। आप दोनों का 7 जन्मों का साथ है। नील माथुर पंडित जी पर गुस्सा करते हुए, पंडित जी, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? न मेरा और इस लड़की का साथ लिखा है और ना ही हम दोनों की मन्नत एक है। ऐसे कहते हुए मन्नत का धागा तोड़ देता है। सुरभि, पागल हो क्या? तुमने अपने साथ साथ मेरे मन्नत का धागा क्यों तोड़ दिया? नील माथुर, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे मन्नत के धागे के साथ किसी और का धागा उलझ जाए। पंडित जी, पर बेटा, इस पेड़ के 7 चक्कर लगाने के कारण आप दोनों का विवाह हो गया है। सुरभि, प्लीज पंडित जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कभी भी इस इंसान से शादी नहीं कर सकती। नील माथुर, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? इतने में मोहन नील माथुर से कहने लगता है, मोहन छोड़ ना यार, गलती से हो गया, अब गुस्सा छोड़ो और मीटिंग में चलो। नैना, हाँ सुरभि, वैसे भी तुम दोनों को थोड़ी ना पता था कि ऐसे चक्कर लगाने से तुम दोनों का विवाह हो जाएगा। सुरभि, क्या बोल रही हो तुम? हम दोनों की कोई शादी नहीं हुई है, समझी? नील माथुर, और अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी मैं इससे शादी नहीं करूँगा। नील माथुर वहाँ से जाने लगता है, फिर अचानक मुड़ के कहता है कि नील माथुर, मुझे भगवान में भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा है
तो अपने भगवान से एक मन्नत और मांग लेना कि फिर कभी भी तुम्हारा और मेरा आमना सामना ना हो। ऐसा कहकर नीलमाथुर चला जाता है और पीछे पीछे मोहन भी चला जाता है। सुरभि, देखो नैना कितना बदतमीज इंसान है, कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। सच कहा इसने, मुझे मन्नत मांगनी चाहिए कि फिर कभी भी हम दोनों का आमना सामना ना हो। सुरभि एक और धागा लेकर पेड़ से बांधने लगती है। धागा बांधकर चली जाती है, लेकिन उसके चले जाने के बाद धागा पेड़ से खुलकर नीचे गिर जाता है। नैना, सुरभि तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हो? अगर तुम्हारा मूड ख़राब रहेगा तो शाम को हमारी पार्टी भी बेकार हो जाएगी। सुरभि, सही कहा तुमने नैना, भला उस बदतमीज इंसान के लिए मैं अपना मूड क्यों ख़राब करूं? उसके लिए मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना। तू चिंता मत कर, हमारी पार्टी शाम को बेकार नहीं होगी। नैना, अब मैं घर चलती हूँ। नैना, ठीक है, मैं भी घर जाती हूँ। नैना, शाम को टाइम पर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाऊँगी। इसके बाद नैना भी अपने घर चली जाती है और सुरभि भी अपने घर आ जाती है। सुरभि जब अपने घर पहुँचती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके घर में उसके ऑफिस के बॉस उसकी माँ के साथ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुरभि, सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सरोजनी, सुरभि की माँ। सुरभि, ये क्या तरीका है अपने होने वाले पति से बात करने का? सुरभि, क्या पति? माँ, आप क्या बोल रही हो? अनुराग सर और मेरे पति? सरोजनी, हाँ, क्योंकि तेरी शादी मैंने अनुराग बासु से तय कर दी है। सुरभि, और किससे पूछकर आपने ये फैसला लिया है? सरोजनी, माँ हूँ मैं तेरी, और तेरे लिए कोई फ़ैसला लेने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस कह दिया है तो कह दिया। तेरी शादी अनुराग बासु से ही होगी तो मतलब होगी। अनुराग बासु, नमस्ते माँ जी, अब मैं चलता हूँ। कल सुरभि का बर्थडे है ना, तो बर्थडे पार्टी में ही हम दोनों सगाई भी कर लेंगे। कल का तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके बाद अनुराग बासु चला जाता है। सुरभि, कितने पैसे दिए हैं उसने आपको माँ मुझसे शादी करने के लिए? सरोजनी, तुझे क्या लगता है सुरभि, मैं हर काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती हूँ। सुरभि, मैं पैसों की लालची नहीं हूँ जो तेरी शादी किसी से भी करवा दूँ। अनुराग बासु से शादी करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तुझे क्या लगता है, क्या मुझे पता नहीं है कि तू अनुराग बासु से तो क्या किसी से भी शादी क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि तू आज भी उससे प्यार करती है ना, तेरे दिल को आज भी उसका इंतज़ार है। लेकिन तेरा इंतज़ार करना बेकार है, मैं नहीं आने वाला। सुरभि, माँ आप जिसे इंतज़ार कह रही हो वह मेरी जीने की वजह है। अगर उसका इंतज़ार है तो मेरी जीने की वजह है। जिस दिन इस दिल ने इंतज़ार करना छोड़ दिया उस दिन यह दिल धड़कना भी बंद कर देगा। इसके बाद सुरभि अपने कमरे में चली जाती है। सरोजनी, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कल तेरी बर्थडे पार्टी में तेरी सगाई अनुराग बासु से होकर ही रहेगी। और मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही कि मुझे उसकी दौलत चाहिए, बल्कि इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अपनी ज़िंदगी में उसके साथ आगे बढ़ सके। कुछ देर बाद नैना भी सुरभि के घर आ जाती है और सुरभि को लेकर पार्टी करने के लिए चली जाती है। इस पार्टी में नीलमाथुर और उसका दोस्त मोहन भी आए हुए हैं। नीलमाथुर मंदिर वाली बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और इसी गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, इतनी कि उस पर सीधे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। इसलिए मोहन जिस होटल में पार्टी हो रही होती है उसी होटल के एक कमरे में नीलमाथुर को ले जाता है और नीलमाथुर को नशा काफ़ी हो रहा होता है, इसलिए वह कमरे में सो जाता है और मोहन भी दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। नैना सुरभि से कहती है कि नैना कितनी अच्छी पार्टी है और तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? देख, मुझे पता है कि तेरा चेहरा अनुराग बासु के कारण उतरा हुआ है, लेकिन तू टेंशन क्यों ले रही है? अनुराग बासु से तो वैसे भी तू शादी नहीं करने वाली। फिर खुश रहो और पार्टी एंजॉय करो। मैं बस अभी आती हूँ 2 मिनट में। नैना चली जाती है। तभी नैना के कुछ दोस्त सुरभि को ज़बरदस्ती शराब पिला देते हैं। सुरभि ने आज तक कभी भी शराब नहीं पी थी, इसलिए
आज उस पर ये शराब झिल नहीं रही थी। इतने में नैना वहाँ पर आ जाती है। नैना, ये क्या, तुम सब पागल हो क्या? तुमने सुरभि को शराब क्यों पिला दी? सुरभि ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया और तुम सब लोगों ने उसे पिला दी। तभी उनमें से एक दोस्त कहती है कि यार नैना, हमने तो सुरभि को शराब इसलिए पिलाई थी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही थी। हम सब ने तो बस यही सोचा था कि चाहे शराब के नशे में ही सही, लेकिन सुरभि पार्टी को एंजॉय तो करेगी। नैना, तुम सब सच में पागल हो। पार्टी एंजॉय करवाने के लिए इतनी घटिया हरकत कौन करता है? देखो सुरभि को, उस पर सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अब हटो मेरे सामने से। मैं सुरभि को कमरे में ले जाती हूँ ताकि वह सो जाए। इसके बाद नैना सुरभि का हाथ पकड़कर होटल के एक कमरे में उसे ले जाती है ताकि वह सो जाए। नैना सुरभि को कमरे में ले जा रही होती है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। उसकी मम्मी का फ़ोन होता है। सुरभि नशे में होती है और नशे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। नैना को अपनी मम्मी से बात करनी थी, क्योंकि अगर नैना अपनी मम्मी से बात नहीं करती तो उसकी मम्मी टेंशन लेने लगती। लेकिन नैना सुरभि के सामने अपनी मम्मी से बात कैसे करे? अगर सुरभि ने नशे में कुछ बोल दिया तो उसे अपनी मम्मी से डांट सुननी पड़ती। यही सोचकर नैना एक औरत से कहती है कि नैना सुनिए प्लीज़, क्या आप मेरी फ्रेंड को रूम नंबर 405 में छोड़ सकती हैं? क्या है ना, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। मम्मी को पता चल गया तो दोनों को डांट पड़ेगी। औरत, आजकल के पता नहीं बच्चे भी कैसे हैं, इतनी सी उम्र में ड्रिंक करने लग जाते हैं। अरे जब माँ बाप से इतना ही डर लगता है तो फिर ऐसा काम करते क्यों हो? नैना, अरे आंटी ये ड्रिंक नहीं करती है, आज गलती से पी ली है। प्लीज़ छोड़ दो ना इसे रूम नंबर 405 में। फिर आपको जितना लेक्चर देना है दे देना। औरत, अच्छा ठीक है, छोड़ कर आती हूँ। वह औरत सुरभि को लेकर रूम नंबर 405 में चली जाती है और नैना अपनी मम्मी से बात करने लग जाती है। लेकिन उस औरत को भूलने की बीमारी होती है और वह औरत रूम नंबर 405 भूल जाती है। उसे रूम नंबर 404 याद रहता है। उसे लगता है कि यही उसका कमरा है और इसीलिए वह औरत सुरभि को लेकर रूम नंबर 404 में आ जाती है। जैसे ही वह औरत रूम नंबर 404 का दरवाज़ा खोलती है, उसकी नज़र नील माथुर पर जाती है, जो चेहरा ढककर सो रहा था। उस औरत को लगता है कि शायद इसकी कोई फ्रेंड है जो यहाँ सो रही है। सुरभि भी इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि वह ये जानने की कोशिश ही नहीं करती कि उसके पास में कौन सो रहा है। औरत सुरभि का हाथ पकड़कर लाती है और नील माथुर के पास में ही लेटा देती है। अगले दिन जब सुरभि की आंखें खुलीं तो उसने खुद को नील माथुर की बाहों में पाया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर रात को हुआ क्या था। ना ही ये याद था कि नील माथुर के कमरे में कैसे पहुंच गई। सुरभि जल्दी से उठती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है और जल्दी से उस होटल से बाहर निकलना चाहती है कि तभी वह नैना से टकरा जाती है। सुरभि को इतना डरा हुआ देखकर नैना घबरा जाती है। नैना, सुरभि क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? सुरभि, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं कैसे मैं पूरी रात एक अनजान के कमरे में उसके साथ बेड पर सोती रही। नैना, यह सब मेरी ही गलती है। मुझे खुद तुझे कमरे में ले जाना चाहिए था। वैसे वह है कौन? सुरभि, वही मंदिर वाला। नैना, सुरभि, कहीं रात नशे में तेरे और उसके बीच कुछ? सुरभि, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। मुझे बस इतना पता है कि जल्द से जल्द मुझे ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना है। आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और पार्टी करने के बाद यह शहर छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद सुरभि और नैना होटल से निकल जाते हैं। उधर नील माथुर की आंखें भी खुल जाती हैं। तभी उसके कमरे में मोहन आता है और उससे कहता है कि मोहन, रात कैसी गुजरी? अच्छी ही गुजरी होगी, आखिर एक खूबसूरत लड़की जो साथ में थी। नील माथुर, लड़की? कौन लड़की? मोहन, वही मंदिर वाली जिससे तुम्हारी शादी हो गई है। देखा था मैंने किस तरह तुम दोनों एक ही बेड पर एक साथ सो रहे थे। नील माथुर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मोहन,
मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। रात जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला है, और जब मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए आया तो देखा कि तुम्हारी बाहों में वही लड़की है, और वैसे भी तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे बेड पर वह लड़की तुम्हारी मर्ज़ी से ही आई होगी। यही सोचकर मैं दरवाज़ा बंद करके चला गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो, तुम्हारे बेड पर उस लड़की की घड़ी भी पड़ी है। नील माथुर उस घड़ी को देखने लगता है और कहता है कि नील माथुर, मुझे जल्द से जल्द उस लड़की का पता चाहिए कि ये कहाँ रहती है। और मोहन, कोई सवाल जवाब मत करना, जितना कहा है उतना करो। नील माथुर के कहने के बाद मोहन सुरभि का पता लगाने के लिए चला जाता है। शाम को सुरभि अपनी बर्थडे पार्टी मना रही होती है। केक काटने के बाद अनुराग बासु उससे डांस करने के लिए कहता है। अनुराग बासु, सुरभि, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं भी क्या तुम्हारी इजाज़त मांग रहा हूँ। अब तो हम दोनों की शादी होने जा रही है, तो तुम पर तो मेरा अधिकार है। ऐसा कहकर सुरभि का हाथ पकड़ के डांस करने के लिए ले जाने लगता है। सुरभि मन में, बस आज रात और कल मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी अनुराग बासु, जहाँ तुम तो क्या, तुम्हारा साया भी नहीं होगा, क्योंकि तुमसे शादी तो मैं किसी भी हालत में नहीं करने वाली। ऐसा सोचकर सुरभि भी अनुराग बासु के साथ डांस करने लग जाती है। दोनों डांस कर ही रहे होते हैं कि इतने में नील माथुर एंट्री करता है। पार्टी में उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं और नील माथुर के हाथ में गन होती है। नील माथुर सुरभि के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। अनुराग बासु सुरभि को रोकना तो चाहता है, लेकिन डर के मारे रोक नहीं पाता, और सुरभि की माँ भी कुछ नहीं कर पाती। नील माथुर सुरभि की आंखों पर पट्टी बांध देता है। सुरभि, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नील माथुर, बस थोड़ा सा इंतज़ार और पता चल जाएगा। सुरभि, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? नील माथुर, यार तुम सवाल कितने करती हो, कहा ना कि थोड़ा इंतज़ार करो, सब पता चल जाएगा। अब चुपचाप मुंह बंद करके गाड़ी में बैठो। नील माथुर सुरभि को लेकर एक मंदिर में आ जाता है। नील माथुर के एक हाथ में गन होती है तो दूसरे हाथ में मंगलसूत्र। यह देखकर सुरभि चौंक जाती है। सुरभि, साइको हो क्या? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? नील माथुर, तुम्हें अभी इसी वक्त मंदिर में मेरे साथ शादी करनी होगी। सुरभि, नहीं, मैं तुम जैसे साइको से कभी शादी नहीं करूँगी। और तुम हो कौन? नील माथुर, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। इतनी आसानी से क्या तुम उस रात को भूल गई? मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में कोई परिंदा भी नहीं आ सकता, और तुम मेरे बिस्तर पर आ गई। मेरे बिस्तर पर मेरे साथ तुमने पूरी रात गुजारी, उसके बाद भी मुझे पहचान नहीं पा रही हो। सुरभि, इसका मतलब तुम्हें सब पता है? देखो, मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कैसे तुम्हारे कमरे में बिस्तर पर आ गई। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ भी याद नहीं। नील माथुर, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो गलती की है उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? अब तुमने गलती की है तो सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अभी इसी वक्त इस मंदिर में। सुरभि, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नील माथुर, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर नील माथुर सुरभि के ऊपर गन तान देता है। सुरभि अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक नील माथुर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सुरभि अपनी आंखें खोलती है तो नील माथुर को इस तरह हंसते हुए देखकर कहती है, सुरभि, क्या हुआ, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? नील माथुर, तुम्हारा चेहरा देखकर कितना डर गई हो तुम। सुरभि, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, उसे जिसमें मेरी जान बसती है? तुम्हें कुछ होने से पहले मैं मर जाना पसंद करूँगा। सुरभि, क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो तुम? नील माथुर सुरभि को उसकी घड़ी देता है। सुरभि, ये तो मेरी घड़ी है, तुम्हारे पास कैसे? नील माथुर सुरभि को अपनी घड़ी दिखाता है। सुरभि, ये घड़ी तो मैंने बचपन में अपने दोस्त नील को दी थी, इसका मतलब तुम? नील माथुर, हाँ, मैं ही तुम्हारा बचपन का दोस्त नील हूँ। यह सुनते ही सुरभि नील माथुर को गले से लगा लेती है। सुरभि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नील कि तुम मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ
इतने सालों में तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई। नील माथुर, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मेरा दिल तुम्हारा नाम ना ले। जिस दिन मेरा दिल तुम्हारा नाम लेना बंद कर देगा, उस दिन धड़कना भी बंद कर देगा। सुरभि, मैं तो बचपन में तुम्हें छोड़कर लंदन जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी पापा के लिए लंदन जाना पड़ा। पर लंदन में भी एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो सुरभि। हर दिन बस यही सोचता था कि कब इंडिया वापस आऊं और आकर तुमसे मिलूं। लेकिन जब मैं इंडिया आया और तुम्हारे घर पहुंचा, मुझे पता चला तुम और आंटी घर खाली करके जा चुके हो। कहाँ गए हो कुछ भी पता नहीं था। बस हर वक्त यही सोचता रहता था कि एक बार तुमसे मुलाकात हो जाए। इतने सालों में कभी भी अपनी अनकही मोहब्बत को नाम नहीं दिया मैंने। बचपन में तुमने और मैंने वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे, और साथ रहने के लिए ज़रूरी था कि हम बड़े होकर एक दूसरे से शादी कर लें। बस यही मेरे दिल में रहता था कि जब तुमसे मुलाकात होगी तो अपनी अनकही मोहब्बत को नाम दे दूँगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि वह तो बचपन की बात थी, और इतने सालों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। तुम्हारे दिल में भी अब किसी और ने जगह बना ली है। मैंने तो अपना वादा निभाया, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। इसलिए तो तुम अनुराग बासु से शादी करने जा रही हो। सुरभि, नील, तुम इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। बिना सारी बात जाने बस ये सोच लेते हो कि यही सही है। नील, तुम्हें क्या लगता है वादा निभाना सिर्फ तुम्हें ही आता है? नहीं, मैं भी वादा निभाना जानती हूँ। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं अनुराग बासु से शादी कर सकती हूँ? मैं मर जाती लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करती। जब मैंने खुद को तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारी बाहों में पाया तो मुझे लगा कि मैंने तुमसे करा हुआ वादा तोड़ दिया। इसलिए मैं आज रात यहाँ से बहुत दूर जाने वाली थी। सोचा अगर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी तो अनुराग बासु से पीछा भी छूट जाएगा और शायद उस रात को भी भूल जाऊँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसकी बाहों में मैंने रात गुजारी वह वही था जिसकी बाहों में मैं रहना चाहती हूँ। नील, तुमने कहा था ना कि तुम अपनी अनकही मोहब्बत को नाम देना चाहते हो, लेकिन आज मैं अपनी अनकही मोहब्बत को नाम देती हूँ। मेरा दिल बचपन से बस एक के लिए ही धड़कता है, और वह तुम हो नील। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नील। नील माथुर, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? देखो, अगर मजाक कर रही हो प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। सुरभि, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ नील। ऐसा कहकर सुरभि घुटनों के बल बैठ जाती है। सुरभि, नील, बचपन में तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन आज मैं तुमसे पूछती हूँ नील, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करोगे? नील माथुर सुरभि को खड़ा करता है और उसे गले से लगा लेता है। नील माथुर, हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम अनुराग बासु से शादी करने जा रही हो तो मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। लेकिन मैं गलत था। मेरी सुरभि तो हमेशा से मुझसे ही प्यार करती थी और हमेशा मुझसे ही प्यार करेगी। और आज मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा नील हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा से तुम्हारा ही रहेगा। आई लव यू सुरभि। सुरभि, आई लव यू नील। इतने में नैना और मोहन भी मंदिर में पहुँच जाते हैं। नैना, फाइनली तुम दोनों की अनकही मोहब्बत को नाम मिल ही गया। मोहन, मैं हमेशा से सोचता था कि हमारे नील माथुर जी हमेशा लड़कियों से इतना दूर क्यों रहते हैं, लेकिन अब पता चला क्योंकि उनके दिल में तो पहले से ही सुरभि रहती है। उसी वक्त सुरभि की माँ सरोजनी और अनुराग बासु भी पहुंच जाते हैं। सरोजनी, मैंने सब सुन लिया है सुरभि, मुझे माफ़ कर दे। जो मैं तेरी शादी तेरी मर्जी के खिलाफ़ करवाने जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तेरी अनकही मोहब्बत को कभी नाम नहीं मिलेगा। लेकिन आज तेरी अनकही मोहब्बत को नाम मिल गया है, तो मुझे भी तेरी और नील की शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। सुरभि, थैंक यू माँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। अनुराग बासु, सुरभि, माफ़ी तो मैं भी तुमसे मांगना चाहता हूँ। जो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ़
तुमसे शादी करने जा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरा प्यार प्यार नहीं, बस जिद थी तुम्हें पाने की। प्यार तो तुम और नील एक दूसरे से करते हो और तुम दोनों का प्यार सच्चा है। मैं तुम दोनों के प्यार में रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ। सुरभि और नील, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जिनकी अनकही मोहब्बत आज की नहीं बचपन की है। फिर मैं कौन होता हूँ तुम दोनों को अलग करने वाला। सुरभि, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम दोनों की अनकही मोहब्बत को नाम मिल गया और तुम दोनों एक हो गए। सरोजनी, तुम दोनों की शादी इसी वक्त इसी मंदिर में होगी। पंडित जी, आप मंत्र शुरू करें। नैना, वैसे सुरभि और नील, तुम दोनों को फेरे लेने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के फेरे तो पहले ही हो चुके हैं। ऊपर वाले ने तो पहले ही इशारा कर दिया था तुम दोनों को मिलवाने का, बस तुम दोनों ही नहीं समझे थे। नील माथुर, मेरी और सुरभि की शादी होगी, लेकिन बहुत धूमधाम से। आखिर दुनिया वालों को भी तो पता चले नील माथुर और सुरभि की शादी है। सुरभि, हाँ ये बात तो सही है, और वैसे भी मेरा सपना था कि जब मेरी और नील की शादी हो तो पूरी धूमधाम से हो। मेरी और नील की शादी में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। नील माथुर, ज़रूर होगी, तुमने कह दिया है ना, तो हमारी शादी में हर चीज़ परफेक्ट होगी। बस तुम देखते जाओ कि ये नील माथुर अपनी शादी की तैयारियां कितनी धूमधाम से करता है। तुम दुल्हन बन के तैयार रहना, तुम्हारा दूल्हा नील माथुर बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। और इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। बचपन में किया वादा उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। बचपन से उनकी अनकही मोहब्बत थी, जिसको अब जाकर नाम मिला है। दोनों एक दूसरे से दूर ज़रूर थे, लेकिन एक दूसरे से दूर कभी नहीं थे। इतने साल दोनों ने एक दूसरे का इंतज़ार करा और कभी भी अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दी। सच्चा प्यार वही है जिसका संबंध आत्मा से हो, और नील सुरभि का प्यार सच्चा था, तभी तो इतने सालों बाद उनकी अनकही मोहब्बत को एक मुकाम मिल ही गया।